उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल है और इस माहौल में हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अम्मार रिज़वी। कई बार काबीना वज़ीर रह चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश की सियासत पे आपका लंबा तजर्बा है और काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, इसको करीब से देखे हैं। मौजूदा असम्बली इंतखाबात जो 5 चरण का 5 मरहले के में पोलिंग हो चुकी, 2 मरहले बाकी हैं। किस तरीके से देखते हैं जो सियासी पार्टियां दावा कर रही हैं, तमाम तरह के बयानात आए, इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? खुर्शीद साहब, ऐसा है कि इलेक्शन में हर पार्टी जो है वो दावा करती है कि हम बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये दावा न करें तो फिर मोराल ही गिर जाए। तो जो पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में कई फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जितना डेवलपमेंट का काम जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है कि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि इससे पहले कभी नहीं हुई। जैसे ये जो प्राइम मिनिस्टर्स आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इसमें किसी भी गांव में आप जाएं तो हर जगह के ऊपर आपको बोर्ड लगे मिलेंगे, हर जगह के ऊपर नए मकान मिलेंगे। और जो झोपड़ियाँ थी वहाँ पर आपको महसूस होगा कि अब पक्के मकान हैं। कि आप बीजेपी में हैं, तो बीजेपी की हिमायती की बात और उसकी उपलब्धियों की बात ही करेंगे। लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें हैं, वो ये कह रही हैं कि जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है या इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, कोरोना में हुई मौतें हैं या हॉस्पिटल की सहूलतें हैं या स्कूल बंद हुए हैं इतने दिनों से, उसके फीस हैं, बिजली के बिल, बिजली की महंगाई है। इन तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। यही वजह है कि आवाम परेशान है। इन तमाम चीज़ों को भी किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत सी चीज़ें जो है वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, ये चीज़ें रहेंगी। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कत्ल हो गया, तो कत्ल तो हर गवर्नमेंट में होगा। ऐसा नहीं कि एक ही गवर्नमेंट में यही हुआ और कभी ना हुआ। रहा कोरोना की बात, कोरोना में शुरू में जो ऑक्सीजन सप्लाई थी उसकी प्रॉब्लम हुई थी, ये इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ उसको उसको उसमें उस कमी को दूर किया गया, उसको भी फरामोश नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, एक सवाल इसमें आपको रोकना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि विधानसभा ने सरकार ने अपना जो ऑफ़िशियल डेटा दिया है, वो ये कहा है कि कोरोना के दौरान एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब मैं नहीं जानता, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता कि कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। ये तो जिस अगर ये किसी मिनिस्टर ने दिया है, किसी ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने फैक्ट्स जानने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई, शुरू में ऑक्सीजन की दिक्कत महसूस हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से उस दिक्कत को दूर किया गया और इसकी सप्लाई को जो है वो हर जगह के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इस तरह से ऑक्सीजन बनाने की जो फैक्ट्रीज बनाई गई, उससे वो काफ़ी मसला हल हुआ। लेकिन शुरू में महसूस हुआ था ऑक्सीजन की कमी थी शुरू में। सर, माइनॉरिटीज़ के मसाइल को किस तरीके से देखते हैं? चूँकि आप माइनॉरिटी के माबैन रहे हैं और उनके हर छोटे-बड़े मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं, उनको गौर से उसका तज़िया करते हैं। क्या 5 साल में कुछ माइनॉरिटीज़ के मसाइल बढ़े हैं या हल हुए हैं? मौजूदा वक़्त में माइनॉरिटीज़ का क्या रुख है? देखिए, माइनॉरिटीज़ का मतलब ये है कि जब आप माइनॉरिटीज़ कहते हैं तो उसके अंदर सारी आप समझते हैं कि क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, पारसीज़ भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। मुसलमानों का जहाँ ताल्लुक़ है, अगर आप देखें तो इसका तज्ज़िया आपको करना कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब हिंदुस्तान तक़सीम हुआ और काफ़ी तादाद में मुसलमान यहाँ से, उनको कुछ चले गए खुशी से और कुछ पे जाने पे मजबूर हुए। हालात ऐसे थे कि वो नहीं रुक सकते थे यहाँ पर। उस वक़्त मुसलमान जो था वो एक एहसास कमतरी में हुआ और उसके सामने बिल्कुल एक अंधेरा सा था।
हालांकि मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी और ये बहुत सी ऐसी शख्सियतें मौजूद थी कि जो मुसलमानों को ढाढ़स दे रही थी, लेकिन मुसलमान बेहद घबराया हुआ था। उस वक्त कांग्रेस ने एक मुसलमानों को ये बताया कि तुम्हारे अगर भला हो सकता है तो कांग्रेस के साथ आने का हो सकता है। किसी हद तक के कांग्रेस का उस वक्त वो दावा जो था वो ठीक भी था और मुसलमान कांग्रेस की तरफ खिंचा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद कांग्रेस को, मुसलमान को एक नाउमीदी होने लगी, क्योंकि प्रेसिडेंट वगैरह तो ज़रूर हुए, मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए, सब कुछ हुआ, एयरफोर्स के कमांडेंट, चीफ ऑफ द स्टाफ हुए, लेकिन जो असल चीज़ ये है कि जब तक कि कॉमन मैन, जो मिडिल क्लास है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो सर्विसेज वगैरह में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो न वो कम्युनिटी खुशहाल नहीं कही जा सकती है। और उसका जो पाकिस्तान बनने के बाद जो रेशियो जो था वो सर्विसेज में मुसलमानों का बहुत कम हो गया, और चाहे वो फोर्सेस में हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में हो। तो ये एकदम से इतना सेटबैक हुआ, क्योंकि बहुत काफ़ी हिस्सा जो था, बहुत काफ़ी लोग छोड़ के चले गए थे और यहाँ पर नया नया रिक्रूटमेंट हुआ जो होना ज़रूरी था। तो इस तरह से एक मुसलमान जो था वो एक इस कॉम्प्लेक्स में आ गया कि जैसे उसके साथ सेकंड रेट सिटीज़न का बर्ताव होगा, और उसकी वजह से वो उसने एक लफ्ज़ कहा जाए कि हिम्मत हार सा गया, और एक कॉम्पिटिशन्स में और तमाम सब चीज़ों में उसने, आप देखिए, मुसलमानों की हिस्सा लेने की तादाद एकदम से कम हो गई। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और साइकोलॉजिकली ये बात होना, ये कहा जाए कि ना होती ज़रूर होना, मतलब होना ज़रूरी भी था। लेकिन उसके बाद एक और चेंज ये आया कि मुसलमानों में ये एहसास पैदा हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी हो, वो उनकी एग्जिस्टेंस को या उनको इस सीन से हटा नहीं सकते। ये जो 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 तबका 1947 के बाद पैदा हुआ नौजवानों का, उसने ये महसूस किया कि ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारा बराबर का हिस्सा है और हमें बराबर की चीज़ें मिलना चाहिए। जहाँ नहीं मिली उससे नाउमीदी हुई। आज भी मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो मुसलमानों को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही हैं, जितना उनको देना चाहिए था। क्योंकि ये कहना कि उनकी तादाद के हिसाब से हम दे रहे हैं, तो बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो अगर पॉलिटिकली उनको दिया जाता, जैसा कि सच्चर कमीशन ने एक बहुत ही सही बात कही है और बहुत सच्चाई को सामने ला के रख दिया है। ये बदकिस्मती की बात है कि सच्चर कमीशन को कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इसको इन्फोर्स करना चाहिए था, लेकिन सच्चर कमीशन के रिकमेंडेशंस को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। और मुसलमानों की तालीमी हालत जो है, मुसलमानों का सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन जो है, और जो जो आपके हाउस ये इसके अंदर विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट जो है, वो बहुत ही कम है। ये बात बड़ी तशवीशनाक भी है, क्योंकि अगर आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, चाहे आप 20% कह लीजिए, लेकिन अगर 20% भी आबादी का हिस्सा जो है वो महरूम होता है, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। पिछड़ेपन का बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फ़ायदा भी उठाया और उन्हीं के पिछड़े और गरीब लोगों का की दुहाई दे करके वो बताते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई तरक्की नहीं होती, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मौजूदा असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में कैसे देखते हैं उनके मसाइल? 5 साल में क्या बढ़े हैं मसाइल या घटे हैं या खुशहाली आई है? किस तरीके से देखते हैं? चूँकि इस बीच बहुत जो उत्तर प्रदेश की सियासत है बहुत तेज़ी से बदली है। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो 5 साल में आबादी भी बढ़ी है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं, मुसलमानों की भी प्रॉब्लम्स बढ़ी है, और मुसल मज़हब के नाम पर जो है वो पोलराइजेशन भी हुआ है। वो भी मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में मुनासिब नहीं है, क्योंकि इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर अगर पोलराइज है, पोलराइजेशन सिर्फ दो का हो सकता है, गरीब या अमीर, हैव्स या हैव्स नॉट। लेकिन ये पोलराइजेशन अगर कास्ट और रिलीजन पे होता है तो वो चीज़ डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान पीछे है।
2014 के इंतखाबात को देखा जाए, 2017-19 इस बीच हुए, ये इंतखाबात मौजूदा 2022 के इंतखाबात से क्या कुछ अलग लग रहे हैं आपको, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से? देखिए पिछले इंतखाबात में जो थी वो जो और पोलिटिकल पार्टीज थी उनका उनका भी अपना रोल था, लेकिन ख़ास करके कांग्रेस का भी अपना रोल था, यूँ कहना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस जो है वो आप जानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, चूँकि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ। लेकिन इस वक्त जो है वो मुसलमान जो है वो बराबर में अभी मैंने दौरा किया है, एक नौजवान जो है वो इस बात को सोच रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके अंदर होंगे तो डिसीजन मेकिंग में हर चीज़ में हमारा हिस्सा रहेगा। एंड आई थिंक दैट्स ए वेरी गुड थिंग कि मुसलमान जो है, क्योंकि अभी तक के बीजेपी का हवा दे ही के मुसलमान को बीजेपी से अलग किया गया। लेकिन जब बीजेपी के लीडर बयान देते हैं 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है, या इस तरीके से जिन्ना पाकिस्तान, तालिबानी, गज़वे हिंद, शरिया, ये तमाम चीज़ें जब आती हैं, आपको नहीं लगता कि एक ख़ास मज़हब के मानने वालों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के ज़रिए? देखिए जो इंडिविजुअल बयान होते हैं उनको उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक कि जो जो टॉप लीडरशिप है या प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, जैसे उनका पहले ही नारा ये है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, यानी वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये जो लोग नारा दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई अक़लमंदी की बात कर रहे हैं। न ये तो न यहाँ 80 और 20 की लड़ाई है, यहाँ मुल्क में गरीबी की लड़ाई है, बेरोज़गारी की लड़ाई है, जहालत की लड़ाई है, और इस लड़ाई की तरफ बीमारी की लड़ाई है। इन लड़ाइयों की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की लाइन पे बीजेपी चल रही है। फिर उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा सूबा है और यहाँ 403 असेंबली नशिस्तें हैं। इनमें से एक भी नशिस्त पे बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इसमें सबका साथ कैसे आप मानते हैं? अब देखिए ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है, और उन्होंने नहीं दिया टिकट, या किसी ने बहुत सी पार्टियों ने बहुत कम टिकट दिए हैं। जो अपने को सेकुलर कहती है वो बहुत ही कम पार्टी टिकट दिए जितने दिया करते थे। या लेकिन लेकिन बीएसपी ने जब टिकट दिए मुसलमानों को, तो कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी लग रही है। नहीं, देखिए अब उनकी उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी पार्टी कहा, ये क्या कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीएसपी ने टिकट ज़्यादा दिए हैं, और उसका फ़ायदा भी हो नुकसान भी है। मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं पर उसका नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप एक ही कम्युनिटी के उस जगह पर जहाँ पर कोई कम्युनिटी का आपका लड़ रहा है, उस जगह पर आप अपनी एक उसी कम्युनिटी का देते हैं, तो इसका मतलब उसको डैमेज कर रहे हैं। तो बीएसपी ने जो टिकट दिए हैं वो एक अच्छी बात है, इतने टिकट दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ वहाँ कहीं पे मुस्लिम जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको नुकसान भी पहुँच सकता है। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी पे एक ज़माने से दाग है या धब्बा है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है ये पार्टी, ना टिकट देती है, ना उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ना उनके मसाइल पे बात करती है। हालांकि ये भी दावा है कि हमने सबके लिए काम किया है, फिर क्यों नहीं ये पार्टी समझा पा रही मुसलमानों को? देखिए मैंने बताया कि बहुत दिनों तक के ये एक साइकोलॉजी बनाई गई कि बीजेपी जो है मुसलमानों की दुश्मन है। अभी मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर आवास की बात कर रहा था, और ये तमाम सब जो डेवलपमेंट के काम हैं, मैं महमूदाबाद में जो हमारा घर है उसी के आसपास जो है वो बस्ती, जो हमारे महल्ले के आसपास मुसलमान रहते हैं। जितने मुसलमानों के कच्चे मकान थे और जो गरीब मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन्स थे, उनके सबके पक्के बन गए। उनका कहीं के ऊपर ये नहीं हुआ कि ये मुसलमान है इस वजह से इसको मकान न दिया जाए। ये साइकोलॉजी क्यों ब्रीच नहीं कर पा रही है बीजेपी? नहीं, पहले तो ये कि इतनी दिनों से ये चली आई कि मुसलमानों को एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब लाना था, इस वजह से ये किया गया। तो रफ्ता-रफ्ता दूर होगी। अब हम लोग सब बीजेपी में हैं, थोड़े दिनों के बाद दूर करेंगे इसे। ये तो है नहीं कि यही रहे रहे हालत। आप कांग्रेस में बहुत ज़माने तक रहे और कांग्रेस को बहुत गौर से देखा। कांग्रेस से कैसे आपकी सफ़र शुरू हुई थी? अब कांग्रेस का सफ़र जो था, मुझे इंदिरा जी लाई थी,
और 19 नवंबर 1966 में। तो इंदिरा जी लाई थी। इंदिरा जी के बाद मतलब ये कि राजीव जी आए। फिर चीज़ें ऐसी हुई कि जो मैं नहीं एडजस्ट कर सका वहाँ पर, क्योंकि हालात दूसरे थे। और कांग्रेस में ज़्यादातर उनकी पूछ होने लगी कि जो उनको कि जो पहले कांग्रेस को गालियाँ देते थे और बाहर रहते थे, बाहर रहे। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वहाँ सर्व की, उसके बाद उनकी बात को कोई ख़ास तवज्जो उस पर नहीं दी गई। तो सोचा कि ये वो उर्दू का शेर है कि हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तलाश उन्हें किसी बेवफा की थी। सर आखिरी सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हुई, वो अ, मुसलसल इंतखाबी जलसे कर रहे हैं, अपने एक कैंडिडेट को भी मैदान में उतारे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत और यहाँ की आवाम क्या असदुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से लेती है, क्या है? देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि मज़हब के नाम पे पोलराइजेशन। जब भी मज़हब के नाम पे पोलराइजेशन होगा कहीं भी, तो उसका नुकसान, उसका निशाना जो है माइनॉरिटीज़ होंगे। जब फ़र्ज़ कीजिए कि अवैसी साहब के आने से पोलराइजेशन की प्रोसेस जो है वो तेज़ होती है और उसका नुकसान जो है मुसलमानों को होता है। अवैसी साहब के लिए फील्ड है कि बहुत अच्छी, वो अपने साउथ में देखें, साउथ में भी अच्छी खासी तादाद है। वो क्यों न हर मौके के ऊपर आके ऐसे जज्बात को मुश्तिल करने वाली बातें करते हैं कि कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे चाट खा के आदमी बहुत खुश होता है, ये भूल जाता है कि इसके खाने के बाद हमारे हाजमे की क्या हालत होगी। तो वही हाल जज्बाती लोगों का होता है कि अवैसी साहब की तकरीर से खुश हो गए, लेकिन उससे पोलराइजेशन जो जो कॉम्युनल एलिमेंट है, जो जो कहना चाहिए कि इस मज़हब की बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें करता है, वो ताकतें मजबूत होती हैं। तो अवैसी साहब जमहूरियत है, हर जगह पे जा सकते हैं, लेकिन मेरी उनसे अपील होगी कि अगर वाकई वो मुसलमानों को भला चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो उनके हाल पर छोड़ दें। वो अपने यहाँ की फ़िक्र करें, हम लोग की न फ़िक्र करें। हम लोग सूनर और लेटर अपनी फ़िक्र कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग अपने फ़िक्र करने में अपना मकाम बनाने में कामयाब होंगे। सर एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बीजेपी के लोग बयान देते हैं कि नेहरू की गलतियों से ये काम हुआ, ऐसा हुआ, या इंदिरा गांधी को निशाना बनाते हैं, आपके कमरे में और आपके घर में मैं देख रहा हूँ तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं, नेहरू की भी और इंदिरा गांधी की भी। आप उसी बीजेपी में हैं, पार्टी में हैं, ये जब ऐसे बयान आते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरीके से उस पर आपका देखिए, रद्द अमल मेरे होता यहाँ आपको नेहरू जी की भी तस्वीर है और मेरे यहाँ इंदिरा जी की भी है और हमारे ख़ानदान के साथ इंदिरा जी की है। एक पूरा ज़माना जो है वो गुज़रा है, तो ये पास्ट है हमारा, इसको तो अलग नहीं कर सकते। नेहरू जी के लिए जो इज़्ज़त है उसको भी हम कम नहीं कर सकते, उनका हमारा अपना वो पर्सनल वो है। और आप मोदी जी की भी देख रहे हैं कि मोदी जी की भी तस्वीर बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारे साथ, वो है। योगी जी भी हैं, राम नायक जी भी हैं और हमारे साथ मिस्टर बुश भी हैं। तो तस्वीरों की तो है ही है, लेकिन ये हमारा जो 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 घर पे तस्वीरें जो हैं, ये तो हमारे जिनसे ताल्लुकात हैं उनकी रहेंगी। रहा जो उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, तो एक बात याद रखिए कि जब ऑपोजिशन में होते हैं लोग, तो अगर क्रिटिसाइज़ ना करें तो क्या करें? मतलब ये कि अगर तारीफ़ करेंगे तो कैसे होगा? तो आपको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म एक बुनियादी जो किसी बुनियाद पे क्रिटिसाइज की जाती है, देखिए, हम या लोगों बेबुनियाद? कांग्रेस ने भी सबको क्रिटिसाइज़ किया है। उसके बाद जब लोहिया जी थे तो वो सबको क्रिटिसाइज़ करते थे। लोग लोहिया जी को करते करते हैं क्रिटिसाइज़, नेहरू जी को करते हैं। नेहरू जी की पॉलिसीज़ को कांग्रेस के अंदर लोग थे जो न क्रिटिसाइज़ करते थे, हाउस के अंदर करते थे। तो डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म का सिलसिला चलते ही रहता है। इसमें कोई ये कहना कि ये बहुत बुरा हो रहा है, अरे पहले भी होता था, अब भी होगा, होता रहेगा। जब तक कि डेमोक्रेसी रहेगी, क्रिटिसिज्म जो है डेमोक्रेसी का एसेंस है, वो होता रहेगा, उसको रोक नहीं सकते आप।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात कर रहे थे। मौजूदा हालात क्या बन रहे हैं और 10 मार्च के नताइज क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।